नमस्कार मित्रों, नेशनल ट्यूटोरियल वो दरबार में आपका एक बार फिर से मैं तहसीन आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसका यह प्रथम भाग है। और ऐसे ही मैं लगभग 1000 प्रश्नों का अभ्यास मैं आप लोगों को करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि यह निश्चय ही आपको टेट और सुपर टेट पास कराने में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मैं बहुत ज़्यादा तो इस वीडियो के बारे में नहीं कह सकता, जैसा कि बहुत सारे वीडियो में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जहर कोर्स है तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कोर्स है, तो इसे पढ़ लीजिए तो आप निश्चय ही पास हो जाएंगे। ऐसा मैं दावा तो नहीं कर सकता, बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ ईश्वर से आप सभी के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि निश्चय ही अगर इस प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि सफलता का जो दर होगा आपका अन्य की तुलना में बेहतर होगा। मैं साथ ही साथ आपसे यह भी चाहूँगा कि आप जहाँ भी कोई भी विषय वस्तु आपको मिलता है उसे पढ़ने की कोशिश करते रहें। मेरा मानना है कि 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक अच्छी किताब 10 बार यदि पढ़ ली जाए तो सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत लंबी है, थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी देनी है, तो वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि 30 से 40 मिनट का एक एक वीडियो आपको देता रहूँ समय समय पे, और आप उन्हें क्रमशः देखते रहें और समझते रहें। अगर उसमें कोई कमी आपको नज़र आती है तो निश्चित तौर पर आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उसमें और ज़्यादा सुधार कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें। मैं बिल्कुल भी समय न लेते हुए मैं प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करता हूं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द आया है यहाँ प्राथमिक स्तर पर, ध्यान दीजिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक में यह विशेषता होनी चाहिए। अगर ये विशेषता नहीं है मेरे ख्याल से तो वह प्राथमिक स्तर का शिक्षक बिल्कुल नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है कि धैर्य और दृढ़ता, दूसरा दिया हुआ कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा दिया हुआ है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान ये रखना है आपको हर हाल में कि एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो। कुछ हो ना हो, सबसे महत्वपूर्ण क्या हो। अब देखिए, हम लोग अगर देखें तो एक अध्यापक जो पढ़ाना चाहता है तो उसमें पढ़ाने की उत्सुकता तो होती ही होती है, चाहे वो अच्छा अध्यापक हो और या फिर मैं कहूँ औसत स्तर का। दूसरा अगर देखा जाए अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, अगर एक छोटे बच्चे को आप बहुत ही शुद्ध भाषा में अगर उसे समझाएंगे, संस्कृत निष्ठ भाषा में समझाएंगे, तो मुझे लगता है कि चूंकि वह प्राथमिक स्तर पर भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो सीख नहीं पाएगा। तो होना तो चाहिए, लेकिन फिलहाल प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है। तीसरा है कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए दक्षता की आवश्यकता होती तो है, लेकिन आपको विषयों के ज्ञान के साथ साथ मनोरंजनात्मक चीज़ें होनी चाहिए। आप कैसे बच्चों को हंसा खिला के घुल मिल के उसके साथ उसको पढ़ाएंगे, ये आवश्यक होता है। आप भले ही गणित के बहुत बड़े व्याख्याता हों और छोटे बच्चे को वह स्तर न समझा पाएँ तो फिर आपका विषय ज्ञान उनके सामने क्या है, फेल है। अब जो हमारा उत्तर है वो है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को झेलना कोई आसान काम नहीं होता है। यही कारण है
कि केजी के क्लास में या प्राथमिक कक्षाओं में, खास के करके प्राइवेट विद्यालय में आपने देखा होगा कि महिला शिक्षिकाओं को बहुत बड़े पैमाने पर रखा जाता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में धैर्य और दृढ़ता दोनों पाई जाती है। वो बच्चों की बदमाशियों को भी बर्दाश्त कर सकती हैं, साथ ही साथ जो हरकतें करते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कक्षाओं में ही पेशाब कर देते हैं या फिर मुंह में कोई गंदी चीज़ लगा लेते हैं, तो उसको साफ़ करने की भी आवश्यकता होती है, जो कि एक पुरुष बिल्कुल नहीं चाहता, जबकि एक महिला के अंदर इतना धैर्य होता है कि वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है। तो मित्रों, आपका सबसे सटीक उत्तर मेरे ख्याल से इस प्रश्न का है धैर्य और दृढ़ता। यानी आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, अब हम लोग अगला स्लाइड लेते हैं। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न कॉन्सेप्टिव प्रश्न है। कहता कि एक शिक्षक में अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? समझिएगा अब बात को, मैं यहाँ सारी लाइनें डिलीट कर देता हूँ कि एक शिक्षक है जो एक प्रजातांत्रिक विचार रखता है अपने मन में, वह विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है कि आप कहीं भी बैठिए, जैसे भी आपको समझ में आए आप पढ़िए। लेकिन एक ऐसे अभिभावक हैं जिनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ देखिए, पसंद नहीं है। सोचिए कि आप एक अभिभावक हैं। उत्तर देते समय मित्रों यह ध्यान रखना है कि प्रश्न यह कह रहा कि आप एक अभिभावक हैं और आपको यदि यह बात पसंद नहीं आती है तो आपको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न का मोटो है। कह रहा है कि इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। आप अभिभावक हैं और आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि अध्यापक जो व्यवहार क्लास में कर रहा है, बच्चों को लोकतांत्रिक स्वभाव से कहीं भी बैठने की अनुमति दे रहा, आपको पसंद नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? एज ए गार्जियन क्या करना चाहिए? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, अर्थात वह अध्यापक जिस वर्ग में पढ़ा रहा हटा के दूसरे वर्ग में डाल दें। ठीक है। दूसरा विकल्प है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है कि अभिभावकों को उच्च विद्यालय से, यह उच्च नहीं मित्रों, उस विद्यालय है, यहाँ थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और चौथा है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए कि यह क्या कर रहे हैं। अब आप एक अभिभावक के तौर पर सोचिएगा, आप एक अध्यापक के तौर पर मत सोचिए, एक परीक्षार्थी के तौर पर मत सोचिए। आप सोचिए कि आप बच्चे के पिता हैं और आपको यह बात पसंद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, जबकि आपके अध्यापक का जो व्यवहार है कक्षा में वो समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रधानाचार्य से अनुरोध करते हैं कि अनुभाग बदल दें, तो मेरे ख्याल से कभी भी यह एक बेहतर सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए उस व्यक्ति से जिससे कि आपको समस्या है, क्योंकि समस्या जिससे उससे कहेंगे तो वह समाधान निकालेगा, न कि तीसरा समाधान निकालेगा। तो इसलिए प्रधानाचार्य, समस्या आपकी है, आपके बच्चे के साथ की है और शिक्षक के साथ है,
तो मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए, न कि प्रधानाचार्य से। तो आपका जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन डी है, ये दोनों तो यहाँ हो गए खारिज, क्योंकि सबसे पहले जिसके कारण समस्या है उसी से बात करनी चाहिए। तीसरा विकल्प अगर हम ध्यान दें कि बच्चे को उस स्कूल से ही निकाल लेना चाहिए, ये तो सबसे बुरा फैसला है। यह तब हो सकता है कि जब आपने बात किया और अध्यापक, संचालक या प्रधानाचार्य ने आपकी कोई बात नहीं सुनी और आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, यह आखिरी विकल्प माना जा सकता है। तो यह तो आखिरी विकल्प है, अभी तो शुरुआत ही है, तो यह भी इस परिस्थिति में यह सही नहीं हो सकता। तो पहला गलत हो गया, चौथा गलत हो गया और तीसरा। तो हमारे पास बचा क्या कि अभिभावक को सबसे पहले शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और उस शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है। अगर चर्चा के बाद शिक्षक ने आपको संतुष्ट कर दिया और आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, या आपने संतुष्ट कर दिया शिक्षक को कि देखो भाई इस योजना से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहीं समस्या का समाधान हो जाएगा। या तो शिक्षक अपनी मानसिकता में बदलाव ले आएगा या तो आप अपनी मानसिकता में बदलाव ले आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों विकल्प बी यहाँ पर सही है कि जब भी ऐसी कोई समस्या हो तो एक चीज़ जान लीजिए कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण ऐसा कुछ करता है, यानी कि पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, या कुछ छात्र एक साथ बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं या कुछ सामूहिक पठन करते हैं, परेशानी है आपको, तो आपको सबसे पहले तो शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और उस शिक्षक से बात करनी चाहिए। इस स्तर पर हमारा जो विकल्प बी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है ना, हमने सीटेट के कुछ प्रश्नों से हमने उठाया है इसको, और एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहता हूँ, यूथ कंपटीशन की किताबों से ये प्रश्न मैंने उठाए हैं ताकि आपसे मैं इन चीज़ों पर चर्चा कर सकूं। और बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं सीटेट में, खास करके केंद्रीय टीचर लाइबिलिटी टेस्ट में, कि वो उस भाव को समझते नहीं। समझना है, आप एक ऐसा अध्यापक बन के उभरेंगे जो बच्चों की मनोदशा को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं। आप एक अध्यापक हैं, आप एक परीक्षार्थी हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक गार्जियन हैं, जैसा प्रश्न हो वैसा अपनी समझ को रखिए और फिर उस प्रश्न को समझ करके उत्तर आप लगाइए। रटने की कोशिश न करिए। सीटेट के प्रश्न पत्रों में, सुपर टेट के प्रश्न पत्रों में रटने से काम नहीं चलने वाला है, समझने से। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो निश्चय ही, खास करके मनोविज्ञान में यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, आप निश्चय ही अच्छा प्रश्न करके आएंगे। चलिए ठीक है, अगला हम लोग स्लाइड देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, ध्यान दीजिएगा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता। ठीक है, वह अवस्था जब बच्चा यहाँ देखिएगा वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन जो है प्रारंभ करता है। तो अब देखिएगा यहाँ 4 अवस्थाएं दी गई हैं। एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, अब आइए इस पर चर्चा करें। अब ये देखिए एक थियोरेटिकल सवाल है, यानी सीधे सीधे थियोरी को अप्लाई कर दिया गया है कि बच्चा किस अवस्था में अपने अंदर वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चे की आयु कब होती है, 7 से 11 वर्ष की जब हो जाती है, ठीक है, तब उस समय चिंतन का गुण क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने के योग्य हो जाता है। वो तर्क वितर्क करने लगता है, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करने लगता है, और ऐसे में वह आपसे ढेर सारे सवाल भी पूछने लगता है। आप इस सिद्धांत को देखेंगे तो यह सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या जो है पियाजे महोदय ने किया था। पियाजे ने किया था और उन्होंने बताया था कि इस अवस्था में 5 योग्यताओं का विकास होता है। कितनी योग्यताओं का? 5 योग्यताओं का। पहला अगर देखा जाए तो संरक्षण है, दूसरा जो है संख्या बोध है, तीसरा क्रमानुसार है, चौथा वर्गीकरण है, और पांचवा पारस्परिक संबंध की क्षमता है। अब ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा प्राथमिक स्तर की पुस्तकों पर आप ध्यान दीजिए कि संरक्षण को अगर हम किनारे कर दें, 1 नंबर को, क्योंकि बच्चा संरक्षण में तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर पुस्तकों पर ध्यान दें तो 2 नंबर में देखिए सबसे पहले उसको संख्या बोध समझने लगता है कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। दूसरी चीज़ें छोटे से बड़े के क्रम में उनकी पुस्तकों में आपने देखा होगा कि बड़ी वस्तु छोटी वस्तु उससे छोटी वस्तु को लगाना वो सीख जाता है, वर्गीकरण करना सीख जाता है, पारस्परिक संबंध दिखाना सीख जाता, लाइन से क्रॉस करके मिलाना वो सीख जाता है। ये सब होता है कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब उसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब हम लोग अगली प्रश्न को देखें। अब देखिए, मन का मानचित्रण क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, मानचित्रण, अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर प्रश्नों को समझने के लिए। मन का मानचित्रण, मन का ध्यान दीजिए कि मानचित्रण का अर्थ क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, कि मन में जो आपके विचार चल रहा है ना, उस पर आपको सोच विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और आप जो करना चाहते हैं उसके मन में, आपके मन में एक रूपरेखा उसकी तैयार होनी चाहिए। कि अगर हम सोच रहे हैं कि आप कल को कौन सा कार्य करेंगे, तो आपके मन में एक रेखांकन तैयार होगा कि मैं ऐसे 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 इस कार्य को करूँगा। इसी को मन का मानचित्रण कहा गया है। अब पूछ रहा है कि मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अबोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मैंने तो आपको पहले ही इसके एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया कि मन की क्रियाशीलता पर यह अनुसंधान से संबंधित है कि आपका मन क्या सोच रहा है। अब जो सोच रहा है तो उसमें क्या क्या हमको करना है, कैसे कैसे करना है, उसका जो दिमाग में खाका तैयार होता है, आपके मन में खाका तैयार जो होता है, उसी को मित्रों मन का मानचित्रण कहा जाता है। ठीक है, तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से यह संबंधित है। ठीक है, तो हमारा विकल्प इसमें कौन सा सही है? हमारा विकल्प सही है, इसमें सी विकल्प सही है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, अब हम लोग अगली स्लाइड लें। अगला प्रश्न है हमारा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अब ध्यान दीजिएगा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल व रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना।
अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग फिर से प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर, ध्यान दीजिएगा, बात हो गई प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है यहाँ पर, जिससे कि वो उन समस्याओं को बताया जा सके, पहचाना जा सके। ठीक है, अब देखिए, तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान करें और बच्चे को खूब महंगी महंगी चीज़ें हम क्या करें, खरीद करके ले आएं और उन्हें पाठ सामग्री का प्रयोग करें उनको ले आकर के, तो एक छोटा बच्चा थोड़ा मनमौजी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो उनको आपको भांपने की आवश्यकता है कि हम क्या ले आएँ, क्या उसको समझ दें तो वो हमारी बात को समझ सकेगा। तो महंगी वस्तुओं से उन बच्चों का कोई सरोकार नहीं है। कि मान लीजिए कोई बच्चा कम बुद्धि का है और उसे आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर पर ले आके इसको पढ़ा दिया जाए, तो शायद वह बात को पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि अभी बहुत ही छोटा है वो। दूसरा है कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये संभव हो सकता है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। लेकिन अगर हम चौथे विकल्प पर ध्यान दें कि क्षमता के अनुरूप, ध्यान दीजिएगा, क्षमता के अनुरूप, मान लीजिए आप एक ऐसे शिक्षक हैं जिसके पास धन की कमी है, तो आप महंगी चीज़ें कहाँ से ले आएंगे, कहाँ से अफोर्ड करेंगे, ये भी समस्या है। तो सबसे पहले यहाँ आ गया क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, कि जो क्षमता है, जो वहाँ प्रेजेंट है, जो किया जा सकता है, एक तो बालक की भावना और उसके मनोविज्ञान के अनुसार, उसकी परिस्थितियों के अनुसार और आपकी स्थितियों के अनुसार जो सबसे बेहतर हो वही किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर मित्रों जो यह चौथा विकल्प है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए और जान लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझ सकें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता। अब देखिए हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें कि सृजनात्मकता क्या होती है। सृजन माने निर्माण, कि करा कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा कैसे दिया, जैसे नई नई चीज़ें बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े विद्यालयों में प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दिए जाते हैं कि जाओ ये कुछ बना के ले आओ, कागज़ से बना के ले आओ, फिगर बना के ले आओ, या फिर बहुत सारी सामग्रियां भी वो उपलब्ध कराते हैं कि ये जोड़ के ले आओ, ये बना के ले आओ, ये चिपका के ले आओ। इससे उनका सृजनात्मक रूप से उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है सृजन की, निर्माण की, वो उठ करके सामने, उभर करके सामने आती है। तो प्रश्न यही है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ध्यान दीजिएगा कि अगर उसके अंदर कोई प्रतिभा है तो आप एक अध्यापक के तौर पर उसको क्या करें, पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराएं, यानी इसको उभारने की आप कोशिश करेंगे। दूसरा है, देखते हैं, फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। यानी अब देखिए यह विकल्प कह रहा है कि जैसे ही यह प्रवेश ले उसको फेल पास में झोंक देना कि तुमको इतना नंबर ले आना, ये है वो है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मेरे ख्याल से तो यह विकल्प सही नहीं है। दूसरा अगर देखें, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। यहाँ भी कहीं न कहीं जो दूसरा विकल्प था तीसरे जैसे है कि हम उसको नंबरों की दौड़ में शामिल कर रहे हैं, जबकि नंबर ही ज़िंदगी में मित्रों सब कुछ नहीं होते। बहुत सारे लोग जो कभी टॉपर रहे लेकिन ज़िंदगी के मामले में फेल हो गए, और कुछ लोग परीक्षाओं में अच्छे अंक तो बिल्कुल नहीं लाए
जैसे एडिसन उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आइंस्टाइन को देख लीजिए, विद्यालय शिक्षा इन लोगों की बेहतर नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जो सृजन किया, जो नए नए नियम दिए, इन्होंने जो ब्रह्मांड के नियमों को हमको समझाया, यह एक अतुलनीय उदाहरण है। तो परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराने से सृजनात्मकता नहीं आ सकती, नंबर आ सकता है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण, अब देखिए ये तो ठीक है, व्यवहारिक मूल्य अलग विषय वस्तु होगा, लेकिन व्यवहार में सृजनात्मकता बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हमारे पास एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प हमारे पास बचा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा, अंतर्जात माने उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है का पोषण करने के अवसर यदि उपलब्ध करा दिए जाएं तो तब जाके सृजनात्मकता का पोषण हो सकता है। अर्थात एक बच्चा यदि गाने में बेहतर है तो उसको मौका मिलना चाहिए विद्यालय में, जब भी मौका मिले तो उसको गवाया जाना चाहिए ताकि उसकी गायन की प्रतिभा सामने आए। अगर कोई चित्र बनाने वाला अच्छा बच्चा है जो चित्र बना सकता है तो उससे ढेर सारे चित्र बनवाए जाएं, उसके द्वारा बनाए गए चित्रों को विद्यालय के डिस्प्ले पे लगवाया जाए, जिससे जो अन्य बच्चे हैं वो भी प्रेरित हो सकें। मतलब बच्चे में जिस तरह की प्रतिभा हो, ये विद्यालय और अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह उसे उभारे, क्योंकि आपने पढ़ा ना शिक्ष धातु क्या कहता, अंदर से बाहर की ओर, यानी एक विद्यार्थी में जो भी गुण मौजूद हैं उसे हमारी जिम्मेदारी है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर से हर गुण को हम बाहर ले आएँ और उसे एक बेहतर व्यक्ति बनाएं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें विकल्प ए सही होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अर्थात प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संग कल्पनाओं के विषय में, ध्यान दीजिएगा यहाँ आ गया आपका विकल्प कैसा कि अमूर्त संग कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। कब करता है? तार्किक, अब देखिएगा चिंतन कर रहा है, इसके पहले वाले में भी आया था, तब हम लोग किस पर लगाए थे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन करना हम सीख जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन यहाँ शब्द क्या आ गया, तार्किक आ गया। तो तार्किक चिंतन वो किस अवस्था में करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और यह तब होता है जब उसकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर हो जाए। तब कब होता है, जबकि हम लोगों ने यहाँ देखा था 7 से 11 में इसको, ठीक है, पहले प्रश्न में 7 से 11 में, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग एग्जाम के प्रेशर में कुछ न कुछ गलतियां करके चले जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी न घबराइए, प्रश्न को समझिए, और जब समझ जाएंगे ना तो मनोविज्ञान में कोई भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 12 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है, 12 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है, तब बच्चा जो है चिंतन तो करता है, अब तर्क करना सीख जाता है। आप कुछ और कहेंगे तो अपना एक तर्क देगा कि क्यों ऐसा नहीं हो गया, वो कहे क्यों नहीं ऐसा हो गया, तो यहाँ से तार्किकता की शुरुआत होती है। तो पियाजे ने जो अवस्थाएं बांटी थी, तो इसमें 12 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कब, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अब देखिएगा, सीखना समृद्ध यानी सीखना आसान हो सकता है, बच्चे जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। कब? 4 विकल्प हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से उसको दोहरा पाएँ।
और मनन करिएगा। मेरा देखिए समझाने का प्रयास यही है, चाहते तो सिर्फ ट्रिक मार मार के खिसक लेते, लेकिन नहीं, समझा इसलिए रहे कि आपके अंदर एक समझ विकसित हो कि प्रश्नों को परीक्षा के दौरान समझा कैसे जाए। जो अध्यापक के अंदर, जो नए अध्यापक हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी लोग तो बड़े ही हमसे बहुत आगे हैं। जब प्रश्न को आप समझ जाएंगे तो कोई भी उत्तर गलत नहीं होगा। और मैंने कहा कि आप खुद प्रश्न में एक कैरेक्टर की तरह घुस जाइए और महसूस करिए। जब प्रश्न का उत्तर आपको रटा रटाया न मिले, समझ में ना आए, तो उस प्रश्न में घुस जाइए और सोचिए कि इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि सीखना कैसे बेहतर हो सकता है। ठीक है, पहला है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए और वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी को एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को क्या करें, सुगम बनाए। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे आप कि बच्चे फटाफट फटाफट सीखें। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। सोचिए आप ब्लैक बोर्ड पर चाक से एक डैम बना देते हैं, ठीक है, और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि पानी ऐसे होल्ड करते हैं, ऐसे उसको छोड़ते हैं, यहाँ टरबाइन लगे होते हैं, ऐसे बिजली जनरेट होती है। एक चीज़। दूसरा चीज़, आप एक बांध का पूरा वीडियो कुछ क्लिप उसको दिखा दिया जाए। आप चाक से नहीं बना है, आप डायरेक्टली उसको क्लिप दिखा रहे हैं, वो पूरा एक लाइव वीडियो देख रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वह दोनों में से किस में सबसे पहले और आसानी से सीख जाएगा। निश्चय ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जो उदाहरण उठाया है वह एक वास्तविक उदाहरण उठाया है। डैम वही है, शायद आपके बनाने में गड़बड़ी हो सकती है, वास्तविकता उसके उभर के सामने नहीं आ पाएगी उसकी कल्पना में। लेकिन जब आप वास्तविक दुनिया से, यानी वास्तविक चीज़ें, वास्तविक फ़ोटो, वास्तविक वीडियो या फिर भ्रमण ही ले आके आप उसको करा देते हैं, तो जो देख करके उदाहरण, ठीक है, विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को जब सुगम बना देता है, तो सीखना बड़ा ही आसान हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ बोलने और भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा कि जो ऊपर के 3 विकल्प दिए गए हैं ये भी सीखने में सहायक हैं। देखिए, शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मेरे ख्याल तो वास्तविकता यही है कि इन दोनों का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है व्यवहारतन। लेकिन और अब बेहतर बनाना चाहते हैं, तब आपको मूल चीज़ जैसे है वैसे ही हम क्या करें, दिखा दिया जाए, तो बच्चे बड़ी आसानी से क्या होंगे, सीख लेंगे और आपके ऊपर मेहनत भी कम आएगा। आज देखिए, जो शिक्षक, मान लीजिए हमारे पास तो तकनीकी अभाव है, मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप देखिए वो वास्तविक चित्र दिखा करके, समझा करके, पहले हम लोग मैप पढ़ते थे, भूगोल का हाथ से ऐसे ही गूंजते थे, ऐसा नक्शा बन जाता था कि पता चलता था कि पूरा भारत पाकिस्तान में घुस जाता था। लेकिन आज डिजिटल बोर्ड पे वास्तविक नक्शे पर जब वही बात समझाई जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितनी जल्दी उस बात को समझ जाते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा, तो शिक्षार्थियों को समझने में बड़ी ही क्या होगी, सरलता होगी, आसानी होगी। इसलिए मित्रों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इसलिए यहाँ विकल्प डी आपका सही है।
ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहला तो लिखा है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऐसा आप लोगों ने शुरू में अधिगम में पढ़ा होगा कि जीवन पर्यंत सीखना जो है चलता रहता है, तो सीखना इसलिए कह दिया गया एक व्यापक प्रक्रिया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन कह रहा सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो सीखना तो व्यापक प्रक्रिया, यह तो इसकी विशेषता है। सीखना लक्ष्य मुखी होता, ये भी होता है कि हम जब भी कोई पाठ, जैसे हम लोग आज बीएड को ही चयनित किए कि हम पढ़ेंगे, बीटीसी जो लोग किए हैं वो कह रहे हैं हम टेट पढ़ेंगे, तो यह सीखना क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, यहाँ ये लक्ष्य मुखी है, तो सीखने की यह भी क्या है, एक विशेषता है। अधिगम भी सीखने की क्या है, एक प्रक्रिया है, तो सीखने की एक प्रक्रिया, तो ये भी कहीं ना कहीं सीखने की क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो अभी तक तो तीनों विकल्प में हम लोग निर्णय नहीं कर पाए कि सही क्या है गलत क्या है। चौथा देखते हैं, कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये विशेषता इसकी सरासर गलत है, क्योंकि देखिए हम पैदा होते ही परिवार से सीखते हैं, बड़े होते हैं तो समाज से सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं एकमात्र स्थान है विद्यालय जहाँ हम सीखते हैं, यह सही नहीं है। हाँ, विद्यालय भी सीखने के क्षेत्र में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल और केवल कहाँ से सीख रहे हैं, विद्यालय से सीख रहे हैं, तो ये विकल्प इसकी विशेषता नहीं हो सकता। इसलिए चूँकि यहाँ सीखने की विशेषता नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ विकल्प डी जो है सही होगा। ठीक है, कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता इसलिए नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान के अलावा भी कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कहीं भी उसे सिखाने वाला प्राप्त हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल विद्यालय में ही सीखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ठीक है। अब जो हैं, मान लीजिए आपके घर में एक कक्षा 5 का अंधा विद्यार्थी है जिसको दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो कह रहा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। अब भाई जो उसके माता पिता हैं या फिर जो उनके मित्र हैं उसको सारा काम उस अंधे का कर देना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बाद में विकल्पों की बात करूंगा। फिर दिया है कि विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, फिर दिया है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और चौथा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अब समझिए प्रश्न, अगर हम उसका सारा काम हम ही लोग कर दें, पहले विकल्प के अनुसार अगर उसका हम लोग सारा काम हम ही लोग कर देते हैं, माता पिता कर देते हैं, मित्र कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वो आप पर जिंदगी भर निर्भर रहेगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि उसको आदत नहीं पड़ेगी काम करने की। दूसरा विकल्प है कि सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। सामान्य बात, जैसे सब लोगों के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार होना चाहिए उसके साथ, ताकि जब वो सीखेगा तभी अपने जीवन को आगे और बेहतर ढंग से ले जा सकता है। एक विशेषता और आई है कि सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो निश्चय ही ऐसे लोगों के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए अगर विद्यालय उपलब्ध है, विशेष विद्यालय, तो वहाँ तो खैर जाएंगे ही जाएंगे। अगर नहीं जा पाते हैं
तो इनको सब्सिडी के माध्यम से कहीं और जहाँ विद्यालय चल रहे हों सरकार उनको कुछ छूट दे ताकि वो भी आगे पढ़ सकें। चौथा है कि के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो देखिए कक्षा में विशेष व्यवहार होगा अगर उसके साथ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अब उसके लिए हम अलग व्यवस्था सिर्फ एक बच्चे के लिए करें सामान्य कक्षा में, ऐसा होगा नहीं। या तो फिर वह दृष्टिबाधित विद्यालयों में जाए, तो वहाँ भी जाएगा तो किसी एक बच्चे के लिए व्यवहार तो होगा नहीं, सबके साथ समान व्यवहार होगा। ये विकल्प तो होगा ही नहीं। फिर क्या कि निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अब दृष्टिबाधित बच्चों को निचले स्तर का क्या आप काम करवाएंगे? यानी कि कुल मिला के अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे साथ जो विकल्प बी है ये सही होगा कि आप उसके साथ सामान्य व्यवहार करें जैसा सबके साथ करते हैं, और साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि उसके लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाए ताकि आपके सामान्य व्यवहार से और सब्सिडी मिलने से वह और बेहतर पढ़ पाएगा और अपने जीवन में बेहतर कार्य कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? यहाँ देखिएगा संबंध थोड़ा आ गया, संबद्ध है, यहाँ संबद्ध माने जुड़ा हुआ। हालांकि संबंध माने भी जुड़ा हुआ, लेकिन संबद्ध में और संबंध में थोड़ा सा अंतर आया था। संबंध का मतलब रिश्तेदारी से हो जाएगा, यहाँ संबद्ध लिखा हुआ था, ये राइटिंग में गड़बड़ी है। तो पहला विकल्प है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ रिलेटेड नहीं? तो पहला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, और चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की बात की जा रही है। ठीक है, अब आपको सीधे विकल्प दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो मैंने कहा ना कि यहाँ मनोवैज्ञानिक कह रहा है, जबकि यहाँ शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। सोचिए एक आदमी का दिमाग शून्य है, आपने देखा होगा कई बार लोग कोमा में चले जाते हैं, फिर भी धीरे धीरे शरीर से उनके पेशाब पैखाना होता रहता है, भले ही उनको पता चले ना चले। तो यह एक शारीरिक दशा है, न कि मनोवैज्ञानिक। तो इसमें हम लोगों को चर्चा करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है कि जो यहाँ मनोवैज्ञानिक शब्द दिया हुआ था इस पर आपको ध्यान देना था। ऐसे ही ध्यान देना, एक एक शब्द को पकड़ के चलना है। तो मुझे लगता है कि आप स्वतः इतने सक्षम हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग बीएड करके नहीं बैठे होंगे या बीटीसी, ज़रूर आपके अंदर क्षमता थी, परीक्षाओं को पास किया, आप तब एडमिशन लिए और 2 साल आपने पढ़ा और फिर इस स्तर तक आए हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे ना मित्रों, तो निश्चित तौर पे आप बड़ी आसानी से इन परीक्षाओं को निकाल ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पहले ही खाली स्थान यहाँ छूटा हुआ है, अगर आप ध्यान दें कि को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, किसको? ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना किसको? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को क्या अभिप्रेरित शिक्षण माना जाए? कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण है? कक्षा में एकदम खामोशी या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति? ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ें तो हम लोगों को वैसे ही इसमें से खारिज कर देना चाहिए। एक तो देखिए अभिप्रेरित शिक्षण का तात्पर्य होता है कि जब एक अध्यापक बच्चों को अपने शिक्षण में सीखने के लिए वह प्रेरित करता है कि अब चाहे वो
कोई कार्य करके करे या उन्हें अपने संभाषणों में मोटिवेट करके करे। ठीक है, तो ये अभिप्रेरित शिक्षण होता है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होगी तो उपस्थिति बढ़ने से अभिप्रेरण मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, या कक्षा एकदम खामोश हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि आपने उन्हें मोटिवेट किया तो मोटिवेट होंगे, शायद आपके भय से भी तो वो खामोश हो सकते हैं, जबकि वो मोटिवेट या प्रेरित होने वाले नहीं हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो दो चीज़ें तो वैसे ही जो है खारिज हो गई। अब देखिए शिक्षार्थियों द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। अब देखिए उपचारात्मक कार्य शिक्षार्थी नहीं, प्रायः उपचार देने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। हाँ, उनको उपचारात्मक कार्य दिया गया है तो हमने उपचारात्मक कार्य जब उनको दिया अर्थात वो पिछड़े हैं तब उनके साथ उपचारात्मक शिक्षा दी गई। तो यहाँ भी यहाँ अभिप्रेरण तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब तक उपचारात्मक कार्य चलते हैं तो वहाँ पर यह विकल्प बेहतर नहीं। तो हमारे पास ले दे के अब एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जैसे आपने उन्हें इतना अच्छा मोटिवेट किया है, अब वो तथ्यों को समझ रहे हैं, तो उन तथ्यों में जो बातें उनको समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि वो प्रेरित हो चुके हैं, हमको पढ़ना है तो पूछना है, इसलिए विद्यार्थियों का प्रश्न पूछना यहाँ अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है कि अगर वो पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, जानने की इच्छा उनमें जाग रही है, तो विद्यार्थियों के द्वारा यह जो की गई प्रक्रिया है ना, यही अभिप्रेरित शिक्षण का रूप होता है। यानी अगर ध्यान दें कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। ठीक है, अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए जो है उसे प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं सब मिटा के और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये विकल्प इसमें क्या है, सही है। ठीक है, मैं फिर एक बार कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने कहा कि आपको लगभग 1000 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला मेरी कोशिश होगी कि जब तक 28 नवंबर को आपका पेपर हो उसके पहले ये 1000 प्रश्न लगभग उसका वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप तक पहुंच सकूं और इन प्रश्नों के माध्यम से यदि मैं किसी तरह से आपकी सहायता कर सकूं, यही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात क्या हो रही है, संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि वह स्थान कौन सा है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब पहला विकल्प है कि विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, दूसरा है सभागार, तीसरा है घर और चौथा है खेल का मैदान। अब ध्यान देना है आपको, मुझे पता है कि कुछ लोगों के मन में उत्तर पहले ही आ चुका है कि इसका सही विकल्प क्या है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। कि देखिए, खेल के मैदान में जितना शारीरिक विकास होता है ना बच्चे का, उतना मानसिक विकास नहीं होता। एक चीज़, घर पर विकास तो होता है उसका, लेकिन संज्ञानात्मक विकास जितना होना चाहिए सबसे बेहतर, वो भी घर पे नहीं हो पाता, क्योंकि घर के लोग जनरली, अब सामान्य परिवार को देखिए आप, ये कोई खास परिवार है विशेष पर मत देखिए, घर पे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, कोई खास ध्यान नहीं देता। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि सबसे बेहतर विकास होता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, लेकिन सवाल है कि सबसे बेहतर, यहाँ देखिएगा आया वो सबसे बेहतर कहाँ होता है। खेल के मैदान में शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, संज्ञानात्मक थोड़ा कम है।
घर पे भी संज्ञानात्मक क्या है, कम है। अब मान लीजिए सभागार में ले गए, भाषण चल रहा, बच्चे को बैठा दिए, तो वहाँ भी उसका संज्ञानात्मक विकास कितना होगा, औसत होगा। जरूर कुछ सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उतना नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे का जहाँ संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा होता है, आप समझ सकते हैं कि विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण होता है ना, जो परिवेश होता है, वहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। सबसे ज़्यादा सीखना तो हर जगह उसका होता है, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कहाँ सीखता है, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सीखता है विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान और उपचार जो है किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। निम्न में से क्या एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके लिए भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, और बच्चों के लिए तो खैर है ही। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब 1 से 5 वर्ष के बच्चों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, जब उम्र बदलेगी तो उनके सोचने अर्थात उनका मनोविज्ञान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर हम जूनियर के बच्चों को ध्यान में रखेंगे तो उनकी जो समझ है वो अलग होती है। उच्च शिक्षा में यदि हम जाते हैं तो उनकी समझ अलग होती है। इस बात में आपको भेद करना होगा। कई बार प्राथमिक स्तर की चीज़ें या तो जूनियर में हम घुसेड़ देते हैं या जूनियर की चीज़ें प्राथमिक स्तर में घुसेड़ देते हैं, और इसीलिए कुछ प्रश्न हम लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करें कि निम्न में से क्या एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कई बार होता है दबाव में है हम समझ लेते हैं और नहीं समझ पाते और उल्टा विकल्प मार के चले आते। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से क्या एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं। आइए विकल्प देखते हैं। वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। दूसरा, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। और चौथा है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी, यहाँ देखिए रखने की नहीं रटने की क्षमता रखता है। अब यहाँ देखिए आपको विकल्प मिल चुका है कि बुद्धिमान बच्चे कभी रटते नहीं। अभी मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आपको रटना नहीं है। प्रश्न कॉन्सेप्टिव आते हैं सी टेट के प्रश्नों में या सुपर टेट में, और इस बार यूपी टेट में जो प्रश्न आने वाले हैं मैं उम्मीद करता हूं कि वो कॉन्सेप्टिव प्रश्न ही आएंगे, रटे रटाए नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा 2011 में जब पहली बार टेट हुआ था तो वहाँ बहुत सारे लोग रटी रटाए प्रश्नों पर और 100 से ऊपर नंबर निकाल के ला दिए, जो आज लड़ रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब कॉन्सेप्टिव आ गया, उम्र भी ज़्यादा हो गई बेचारों की, अब वो उस चीज़ को गेन नहीं कर सकते, इसलिए वो लड़ाई लड़े जा रहे हैं कि जो चीज़ आसानी से मिल गई वो रटने वाली चीज़ थी। अब देखिए, जाहिर सी बात है सीधे सीधे ये तो तीनों चीज़ें बुद्धिमान बच्चे के लक्षण में शामिल है, लेकिन रटना कहीं भी बुद्धिमानी के क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, रटना नहीं, समझना है। अगर आप समझ लेंगे किसी भी विषय वस्तु पर कभी भी निबंध मिल जाएगा, आप लिख लेंगे, तो रटना नहीं है। इसलिए एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण क्या नहीं है, रटना नहीं है, इसलिए विकल्प क्या होगा, सही होगा। फिर से एक बार, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था, रटने की क्षमता रखता है, वो बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं ना, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं माना जा सकता। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होने लगती है। ठीक है, अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय यानी इस सिद्धांत को जिसने दिया था, ध्यान दीजिएगा,
इस सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ध्यान कीजिए, ये सीधे सीधे एक परिभाषा दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, जिसमें ही उस प्रश्न पूरा आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको इन्वर्टेड कामा में डाल दें, ठीक है, सृजन करते हैं, यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय सीधे सीधे जीन पियाजे को जाता है। जीन पियाजे ने ही इस बात को अपनी पुस्तक में उल्लिखित किया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, ये तो सीधा सीधा प्रश्न था, इसमें कुछ खास समझाने वाली चीज़ नहीं थी। आगे बढ़ते, अब एक फिर मनोवैज्ञानिक सवाल आपके पास आ गया, ये रटने वाली चीज़ नहीं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसा होता है क्या? अगर आप पढ़ाते हैं तो थोड़ा बताइए कि आप बच्चों को जाके क्लास में कहते हैं कि खूब चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, ऐसा होता है? दूसरा है कि कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि किसी बच्चे को अपना घर ना पसंद हो सकता है रेयर केस में, जहाँ बहुत मारे पीटे जाते हैं बच्चों को, तो वो अपने घर जाना नहीं चाहते। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये विकल्प हो सकता है कि देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास रोज़ जाएं 2-3 दिन और वो आपको भाव न दे, आपसे बात न करे, तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे महत्व तो नहीं देखता, तो आप उठ के वहाँ से क्या होंगे, चले जाएंगे, उससे फिर बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ आपकी भावनाओं को लोग समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आप वहाँ जाके खूब ढेर सारी बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, यह आपके मन में चलता रहता है। तो यह भी बच्चे के स्वभाव में ये चीज़ें भी क्या होती है, दिखाई देती हैं कि जिनसे वो घुल मिल जाते हैं। वो जो कुछ कह रहे हैं, भले ही तोतली भाषा में कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो वो आपके साथ घुल मिल जाते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। अब जहाँ कोई उसको डांट दे, डपट दे, चुप रहो, मत बात करो, क्यों शोर कर रही हो, वगैरह वगैरह, तो वहाँ वो क्या करेगी, चुप ही रहेगी। तो यहाँ कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह इस बात को दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जो कुछ कहती है लोग प्रेम से सुनते हैं, इसलिए खुल के वहाँ पर बात करती हैं। तब तो समझ गए होंगे कि हमारा विकल्प सी जो है, या तीसरे नंबर का जो विकल्प है, यह क्या है, सही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। जो रटने वाली चीज़ें हैं वो तो खैर रटना ही रटना है, जैसे परिभाषा किसने दिया, किताबें किसने लिखा, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, ये तो खैर है ही अपने आप में कि उसको सीधे सीधे रटना है। लेकिन यह कि बहुत सारे प्रश्न आजकल कॉन्सेप्टिव आ रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, और आपको अगर समझेंगे ये चीज़ तो आप भी आज नहीं तो कल एक शिक्षक के तौर पे जाने जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि समझें कि एक पेन मैं चालू कर लेता हूँ। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, क्षमता निश्चय ही करना चाहिए। अब करा है कि यह कौन सा क्षेत्र इससे संबंधित है। अब देखिए, आप बताइए कि हम लोग चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक तो इसमें दिया है कि सामाजिक दर्शन, दूसरा मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा शिक्षा मनोविज्ञान, और चौथा जो है शिक्षा शास्त्र। तो आप सीधे सीधे बताइए कि इसमें क्या आएगा। इसमें कुछ समझने की बात। देखिए, दर्शन बड़ा उच्च स्तर की चीज़ हो गई, तो जाहिर सी बात है कि हम तो कक्षा 5 की बात कर रहे हैं, तो उसको दर्शन समझाएंगे, समझ में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीडिया मनोविज्ञान छोटे बच्चों को वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है। चौथा है शिक्षा समाज शास्त्र, ठीक है,
तो शिक्षा समाजशास्त्र जैसी कोई चीज़ है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो ले दे के हमारे पास बचा कौन सा विकल्प, विकल्प 3 बचा यहाँ पर कि शिक्षा मनोविज्ञान ही हमें यह बताता है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे समझें, कैसे उनकी कमियों को पता लगाएं, उनकी क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या अपनी तैयार करें और उनको कैसे हम पढ़ाएं। यह हमें कहाँ सीखने को मिलता है, शिक्षा मनोविज्ञान में। तो कहीं न कहीं ये चीज़ ये पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास किस विषय में किया जा रहा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा डैश। अब आगे देखिए, पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। देखिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक शिक्षा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 4 शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पहना करती है। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, इसको आपको देखना होगा कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। देखिए एक प्रकार से हम जब किसी को सीखता है अच्छे से, तो हम उसे अगर प्रोत्साहित करते हैं तो यह प्रोत्साहन ही एक प्रकार की अभिप्रेरणा कही जाएगी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अभिप्रेरणा जो है शिक्षार्थियों को, ठीक है, सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है, विकास करती है। जैसे उसने कुछ सीख लिया, आपने उसकी पीठ थपथपाई, टॉफ़ी खाने को दिया, मुस्कुराए, सिर सहलाए, इससे बच्चा खुश हो जाता है कि चलिए आज हमने एक अच्छा काम किया, उससे प्रेरित हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्रेरित हो गया। अभिप्रेरणा सीखे हुए को नए अधिगम से अलग क्यों करेगी, यानी कि एक चीज़ याद करेगा तो दूसरी चीज़ अगर आपने उसको मोटिवेट किया तो भूल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है। अब देखिए एक अध्यापक कभी नहीं चाहता, खास करके छोटे बच्चों में, कि उसका विद्यार्थी जो है केवल एक ही दिशा में सोचे, ये भी नहीं होता। और अभिप्रेरणा तो ये कतई नहीं करती है। और 4 शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पहचानती है या ऐसा करती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भाषा ही ठीक नहीं है। तो अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम समझ गए होंगे कि जो अभिप्रेरणा है ना, यह शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है, विकास करती है। ठीक है, यानी सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिप्रेरणा स्तर होने पर ही विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड हम लोग देखें। और ये आज की आखिरी स्लाइड है, आखिरी प्रश्न है। फिर मैं आगे दूसरे वीडियो में अगले जो भी पार्ट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे, उसमें आपको कराया जाएगा। और बाद में मैं इन्हीं स्लाइडों को जोड़ करके एक मैराथन बना दूंगा, ताकि आप जब परीक्षा नज़दीक हो तो एक ही बार में घंटे 2 घंटे एक में जोड़ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर, क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ध्यान दीजिए, पाठचर्या। अब देखिए पाठचर्या होता क्या है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा। पाठचर्या क्या होता है कि पाठचर्या विद्यालय का एक संपूर्ण कार्यक्रम होता है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम अलग है और पाठचर्या अलग है। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इसका है, और पाठचर्या कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। जैसे आप देखिए हर विद्यालय अपना एक पाठचर्या निर्धारित कर देता है, डेट टू डेट, कि इस दिन ये पढ़ाया जाएगा, इस दिन ये पढ़ाया जाएगा, इस दिन ये एक्टिविटी होगी, इस दिन ये खेल होगा, तमाम चीज़ें उसके साथ जो है
जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो कह रहा कि पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। अब देखते हैं 4 विकल्प में क्या कहता है। एक विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। अब देखिए यहीं आपका उत्तर मिल गया, सीधा सीधा संपूर्ण कार्यक्रम, विद्यालय का यह कार्यक्रम मैंने जैसा कि कहा, यह मूल्यांकन प्रक्रिया है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री है, शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है। अब देखिए शामिल तो हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो विकल्प है ना, इस विकल्प में ये तीनों बाद के लोग भी थोड़े थोड़े क्या हो गए, शामिल हो गए। ये अकेले अकेले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मैंने बताया पाठ्यक्रम क्या, सिलेबस क्या है कि तय किया जाता है कि फला स्तर के विद्यार्थी को क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन यह पाठचर्या विद्यालय तय करता कि कैसे पढ़ाना चाहिए, वो अपनी तकनीक। इसीलिए देखिए हर अध्यापक की अपनी एक तकनीक होती है, अपना समझाने का एक तरीका होता है। अब वो कैसे समझाएगा यह उसका पाठचर्या में शामिल होता है कि कैसे बताएगा। हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जब बीएड या बीटीसी की बहुत सारे आपने बनाया होगा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे जाके एक्सप्लेन करना है, कैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, कैसे खड़ा होना है। तो ये तो एक शिक्षण तकनीक है और उसी का उपयोग करके आप पाठचर्या को शामिल करते हैं उसमें, तो बच्चे को हमको कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, और मुझे ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मनोविज्ञान का यह भी एक हिस्सा है। मुझे ज़रूर आप कमेंट करिएगा, अच्छा है कि बुरा है, जैसा भी हो आप जैसा महसूस करें। यदि आप मेरे लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप भी मेरे जैसे अध्यापक हैं, संजोग से मेरा वीडियो देख लें, तो मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूं और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूं जो सबके लिए यूजफुल हो सके। ठीक है, तो मैं आपके प्रक्रियाओं का प्रतीक्षा मैं करूंगा, और आप जो भी फीडबैक देंगे वह मुझे स्वीकार होगा, और मैं बिल्कुल एक सुधारवादी रवैया रखूंगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।